हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। भाग 5 संघ संविधान का सबसे बड़ा भाग है। यहाँ हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद को ट्रिक्स के साथ देखेंगे। हाँ, और ये भाग अनुच्छेद 52 से 151 तक फैला है। काफी बड़ा है और ये हमारे देश की केंद्रीय सरकार की पूरी रूपरेखा तय करता है। चलिए इसके पीछे की सोच को समझते हैं। बिल्कुल, आज हम सिर्फ अनुच्छेद नहीं रटेंगे बल्कि उनके पीछे का क्यों भी समझेंगे। और हाँ, कुछ ऐसी ट्रिक्स देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो वरदान है ही, परिकाम नागरिक को भी हमारे देश का ढांचा समझने में मदद करेंगी। एकदम सही। तो सबसे पहले आते हैं भारत के राष्ट्रपति, देश के प्रथम नागरिक। इनके पद, चुनाव और शक्तियों से जुड़े अनुच्छेदों को याद करने के लिए एक बड़ी मशहूर एक एक्रोनिम है। हाँ, एक ट्रिक है जो अनुच्छेद 52 से 61 तक को कवर करती है। ट्रिक है प का नी को का दू यो द श। ये एक्रोनिम मतलब ये संक्षिप्त नाम बहुत काम का है। चलिए इसे खोलते हैं। प से है अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति का पद, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जी। और का से है अनुच्छेद 53, कार्यपालिका का प्रधान। इसका मतलब है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। हाँ, लेकिन वो नाम मात्र के प्रधान हैं। असली शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास होती है। ठीक है, इसके बाद आता है नी से अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। और ये एक बहुत दिलचस्प प्रक्रिया है। हाँ, इसमें कौन कौन वोट डालता है? इसमें लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं। अच्छा, तो मनोनीत सदस्य नहीं? जी नहीं, मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें हिस्सा नहीं लेते। ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे तौर पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा हो। और चुनाव जीतने के लिए एक खास कोटा होता है ना? हाँ बिल्कुल, यहीं पर ट्रिक का अगला हिस्सा आता है। को से अनुच्छेद 55, निर्वाचन का कोटा। 50% + 1। सही। यह सिर्फ सबसे ज्यादा वोट पाना नहीं है, बल्कि कुल डाले गए वोटों का 50% + 1 वोट हासिल करना होता है। इससे राष्ट्रपति की वैधता और मजबूती सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुन लिए गए। अब उनका कार्यकाल। ट्रिक में अगला का इसी के लिए है, अनुच्छेद 56, कार्यकाल, जो कि 5 वर्ष का होता है। और दू से अनुच्छेद 57, जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति दोबारा निर्वाचन के लिए पात्र है। भारत में इस पर कोई सीमा नहीं है। अमेरिका की तरह नहीं, जहाँ कोई 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। बिल्कुल। अब बात करते हैं योग्यता की। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्तें हैं? ये ट्रिक के यो से जुड़ा है। हाँ, यो यानी अनुच्छेद 58, योग्यता। इसमें मुख्य बातें हैं, व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और एक और महत्वपूर्ण शर्त है जी, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये इसलिए ताकि केवल गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव में खड़े हों। सही बात है। और ट्रिक के आखिर में है द, श, म। इनका क्या मतलब है? द से है अनुच्छेद 59, दशाएं या शर्तें, जैसे कि वो किसी लाभ के पद पर न हो या पागल या दिवालिया घोषित न हो। और श से अनुच्छेद 60, शपथ, जो उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण म से अनुच्छेद 61, महाभियोग, इम्पीचमेंट। हाँ, इम्पीचमेंट। महाभियोग को एक बहुत जटिल प्रक्रिया कहा जाता है। ऐसा क्यों है? यह प्रक्रिया इतनी जटिल इसलिए बनाई गई है ताकि देश के सर्वोच्च पद को किसी राजनीतिक कारण से आसानी से अस्थिर न किया जा सके। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 जैसे भारी बहुमत की जरूरत होती है, जो हासिल करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और अंत में एक और अनुच्छेद है 62, जो कहता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। तो ये तो हुई राष्ट्रपति की बात। अब आते हैं उपराष्ट्रपति पर। इनके लिए भी कोई ट्रिक है? हाँ, एक छोटी और सीधी ट्रिक है, उसरा निकास। उसरा निकास। जी, यह अनुच्छेद 63 से 69 तक के लिए है। उ से अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति का पद। स से अनुच्छेद 64, जो कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। असल में यही उनका मुख्य काम है। और रा से? रा से है अनुच्छेद 65,
इसका मतलब है कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से खाली हो तो उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है? क्या ये राष्ट्रपति चुनाव जैसा ही है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है और यही एक बड़ा अंतर है। ट्रिक में नी से है अनुच्छेद 66 निर्वाचन। अच्छा, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य इसमें वोट नहीं करते। इसके पीछे कोई तर्क है? हाँ, तर्क यह है कि चूंकि उपराष्ट्रपति का मुख्य काम राज्यसभा की अध्यक्षता करना है, इसलिए केंद्रीय विधायिका के सदस्य ही उन्हें चुनते हैं। ये तो बहुत तार्किक बात हुई। ट्रिक में आगे का और सा है। का से अनुच्छेद 67 कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है और स से 2 अनुच्छेद जुड़े हैं। अनुच्छेद 68 जो चुनाव का सही समय तय करता है और अनुच्छेद 69 जो उनकी शपथ से जुड़ा है, जो उन्हें राष्ट्रपति दिलवाते हैं। जी। तो हमने कार्यपालिका के शीर्ष 2 पदों को समझ लिया, लेकिन ये अकेले काम नहीं करते। इन्हें सलाह कौन देता है और इनके फैसलों को लागू कौन करता है? बिल्कुल, यहीं पर प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की भूमिका आती है। लेकिन उस पर आने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखते हैं जो हमारे संविधान की आत्मा को दिखाता है। अच्छा। अनुच्छेद 72 ये राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। हाँ, ये तो हमने कई बार खबरों में सुना है। मतलब वो मौत की सजा तक को माफ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी न्यायिक शक्ति है। बिल्कुल। अब देखिए जादू। अगर हम अनुच्छेद 72 में 89 जोड़ दें तो क्या मिलेगा? 72 में 89। 72 प्लस 89 बराबर 161। 161। अनुच्छेद 161 में ठीक यही क्षमादान की शक्ति राज्य के राज्यपाल को दी गई है। अरे वाह, तो ये पैटर्न एक तरह का संवैधानिक खाका है। मतलब एक बार केंद्र का स्ट्रक्चर समझ लिया तो राज्य का अपने आप साफ हो जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं बल्कि संविधान बनाने वालों की सोच है। जी, वे केंद्र और राज्य में एक जैसी सुसंगत शासन प्रणाली चाहते थे। ये हमारे संघीय ढांचे की नींव है जिसे हम इस बातचीत में बार बार देखेंगे। जैसे अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके मुखिया प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब आप अंदाजा लगाइए। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 अगर मैं इसमें 89 जोड़ूं, 74 प्लस 89 बराबर 163। तो अनुच्छेद 163 में राज्यों के लिए ऐसा ही कुछ होगा। एकदम सही। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। यही पैटर्न अनुच्छेद 75 पर भी लागू होता है। मंत्रियों की नियुक्ति से जुड़ा। हाँ। 75 प्लस 89 बराबर 164 जो राज्यपाल द्वारा राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति की बात करता है। कमाल है। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण पद आता है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का। हाँ, अनुच्छेद 76 ये देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी होते हैं जो सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जी, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। मतलब इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। मैंने सुना है कि इनके पास एक अनोखी शक्ति होती है। वो संसद का हिस्सा न होते हुए भी वहां की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ये बात अनुच्छेद 88 में कही गई है। ये थोड़ा अजीब है ना? अजीब लगता है, लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि जब भी संसद में किसी कानूनी या तकनीकी बिल पर चर्चा हो तो सरकार का पक्ष रखने के लिए देश का सबसे बड़ा कानूनी दिमाग वहां मौजूद हो। मतलब वे बोल सकते हैं, बहस में हिस्सा ले सकते हैं। जी, लेकिन वोट नहीं कर सकते क्योंकि वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। और मैं शर्त लगा सकता हूं कि यहां भी प्लस 89 वाला पैटर्न काम करता होगा। आपकी शर्त आप जीत गए। 76 प्लस 89 बराबर 165। 165। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का प्रावधान है। वही भूमिका, वही शक्तियां, बस राज्य के स्तर पर। तो अब तक हमने कार्यपालिका को समझा। अब आते हैं विधायिका पर, यानी हमारी संसद, जहां देश के कानून बनते हैं। संसद के लिए भी एक बहुत सरल और प्रसिद्ध ट्रिक है, सरला। सरला? हाँ, ये अनुच्छेद 79, 80 और 81 के लिए है। स से अनुच्छेद 79 संसद जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। रे से राज्यसभा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा हमारा उच्च सदन और ला से अनुच्छेद 81 लोकसभा यानी निम्न सदन। और मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य की समानता वाला पैटर्न यहां भी लागू होता होगा। बिल्कुल।
आप कोशिश कीजिए, अनुच्छेद 79 में 89 जोड़कर देखिए। ठीक है, 79 + 89 बराबर 168। ये राज्य के विधानमंडल का अनुच्छेद होगा। सही। और अनुच्छेद 80 यानी राज्यसभा में 89 जोड़ें तो 80 + 89 बराबर 169। ये विधान परिषद के बारे में होगा शायद। बहुत बढ़िया। और आखिरी अनुच्छेद 81 लोकसभा में 89 जोड़ने पर मिलता है 81 + 89 बराबर 170। जो विधानसभा की गठन की बात करता है। जी, ये पैटर्न कितना सुंदर और तार्किक है। तो संसद बन गई। अब ये काम कैसे करती है? सत्तर कौन बुलाता है? ये शक्ति अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति के पास है। वही संसद का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक न्यूनतम उपस्थिति जरूरी है। हाँ, जिसे कोरम कहते हैं। कोरम, सही। अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति या कोरम का जिक्र है। ये वैसा ही है जैसे किसी क्लास को शुरू करने के लिए कम से कम कुछ छात्रों का होना जरूरी है, ताकि कुछ गिने चुने सदस्य ही मिलकर देश के लिए कोई बड़ा फैसला ना ले लें। बिल्कुल। ये संख्या कुल सदस्यों का 110 होती है। मतलब लोकसभा के लिए लगभग 55 और राज्यसभा के लिए 25 सदस्य। ठीक है, तो संसद का सत्र शुरू हो गया, कोरम भी पूरा है। अब कानून कैसे बनता है? मान लीजिए किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पा रही, तब क्या होता है? ऐसी स्थिति के लिए संविधान में एक रास्ता है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन। जी, राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक साथ बैठक बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। क्योंकि लोकसभा में सदस्य संख्या ज्यादा है तो आमतौर पर फैसला उसी के पक्ष में जाता है। सही। और मैंने धन विधेयक यानी मनी बिल के बारे में भी सुना है, जिसे लेकर राज्यसभा की शक्तियां बहुत सीमित है। हाँ, अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। ये सरकार के खर्चों और टैक्स से जुड़ा होता है। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। उनके पास क्या विकल्प होता है? अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने की शक्ति देता है, जिसे हम वीटो पावर भी कहते हैं। वे बिल को मंजूरी दे सकते हैं, उसे रोक सकते हैं या फिर पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। और यहाँ भी हमारा +89 का नियम काम करता है। 111 + 89 बराबर 200। अनुच्छेद 200 राज्यपाल को राज्य के विधेयकों पर अनुमति देने की शक्ति देता है। अब बात करते हैं बजट की। मजेदार बात यह है कि हमारे संविधान में बजट शब्द है ही नहीं। यह सच है। अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। यह सरकार की साल भर की आमदनी और खर्चों का लेखा जोखा होता है। यहाँ पैटर्न में कोई बदलाव है? हाँ, एक छोटा सा बदलाव है। राज्य के बजट के लिए हम 89 की जगह 90 जोड़ते हैं। अच्छा। 112 + 90 बराबर 202, जो राज्य के बजट का प्रावधान करता है। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत शक्तिशाली अनुच्छेद आता है, 123, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये क्या है? अध्यादेश या ऑर्डिनेंस एक तरह का अस्थायी कानून होता है। अस्थायी? हाँ, ये तब इस्तेमाल होता है जब संसद सत्र में न हो और किसी कानून की तत्काल जरूरत पड़ जाए, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसकी शक्ति संसद के कानून के बराबर होती है। इसे याद रखने की भी कोई ट्रिक है? हाँ, एक बहुत मजेदार ट्रिक है। अनुच्छेद है 123। अगर हम इसके अंकों की जगह बदल दें, मतलब 2 को पहले ले आए, तो ये बन जाता है 213। और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो हमने भाग 5 के एक बड़े हिस्से को कवर किया, राष्ट्रपति से लेकर संसद की शक्तियों तक, और इन आसान ट्रिक्स और पैटर्न के साथ जो इन्हें समझने में वाकई मदद करते हैं। एंड तक क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।